जीएस ट्यूब में आपका स्वागत है। हम लोग इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और वैदिक काल उसमें टॉपिक चल रहा था हमारा। वैदिक काल का एक लेक्चर हो चुका है। ये उस क्रम में ये दूसरा कहें कि वैदिक काल पार्ट 2 है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग का मेन जोर होगा, मेन फोकस होगा, वो ऋग्वैदिक काल पर होगा। जैसा कि मैंने आपको कल समझाया था कि वैदिक काल का विभाजन हम लोग दो भागों में करते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल का जो भी हमें जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद आधारित है। ठीक है। ये ये है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 1000 ईसा पूर्व ही क्यों है। तो ये सब चर्चा मैं कर चुका हूँ आपसे, दोबारा करने का फिर से इरादा नहीं है। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल की कुछ विशिष्टताओं को देखेंगे जो परीक्षा उपयोगी हैं। फिर हम लोग उत्तर वैदिक काल पे चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ अब हम लोग कैसे अध्ययन करेंगे, ज़रा देखिएगा। अब हम लोग किसी भी कालखंड को जब लेंगे, मान लीजिए कोई कालखंड हमने लिया, तो उसका राजनीतिक क्या देखेंगे, मतलब उसका वहाँ राजकाज कैसे चल रहा है। जैसे कि आज के समय में राजनीतिक जीवन है, वैसे उस समय देखेंगे राजनीतिक जीवन क्या है, उस समय का समाज कैसा है, उस समय का व्यापार कैसा है, या कृषि कैसा है, या कहें अर्थव्यवस्था कैसी, आर्थिक जीवन, या उस समय के धार्मिक अनुभव क्या हैं, धार्मिक जीवन में क्या क्या प्रवृत्तियां हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो किसी भी कालखंड को ऐसे ही देखा जाता है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक। बाद में फिर एक स्वरूप और जुड़ जाता है, वो कला का है, लेकिन ये अभी नहीं जुड़ेगा, ये मौर्य में के बाद कहीं जाके जुड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर कला की हम लोग कोई चर्चा अभी फिलहाल तो नहीं करेंगे। अभी हम लोग बस इस पर फोकस करेंगे, ये चार जो पार्ट हैं उस पर, कि राजनीतिक जीवन में क्या था, सामाजिक जीवन में क्या था, आर्थिक जीवन में क्या था, वो सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन, ऋग्वैदिक राजनीतिक जीवन, क्या क्या विशिष्टता है, क्या विशेषता है, जरा सा ध्यान से सुनेंगे। पहली बात ये समझिए कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर कृषि से परिचित ये लोग नहीं थे, कृषि से परिचित नहीं है। कौन? आर्य। कृषि से परिचित ये लोग नहीं हैं। अब परिचित नहीं है, इसीलिए जो लोग कृषि नहीं जानते हैं और वो पशुपालन करेंगे। पशुपालन में पशुओं को हरा चारा चाहिए, और हरा चारा के आप देखेंगे इसके चक्कर में इनके जीवन में स्थायित्व नहीं होता है। इनके जीवन में क्या नहीं होता है? स्थायित्व नहीं होता है, स्थायी जीवन नहीं होता है। और ऐसे ही ये प्रवजित होते हुए चलते 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 ये सप्त सैंधव क्षेत्र में आए। ठीक है। फिर ब्रह्मस क्षेत्र में आए, करते करते ये आर्यावर्त में ऐसे फैल गए। तो यहाँ पर आप ये भी देखिए कि जो लोग कृषि से परिचित नहीं होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, उनका एक कबीला होता है। कबीला आम शब्दावली है, आप सुनते समझते हैं कबीला, लेकिन हम लोग समझेंगे तो कबीला, लेकिन बोलेंगे कबीला नहीं। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं कबायली जीवन। क्या बोलते हैं? कि ये जो समाज है, जो वो कबायली जीवन है। कबायली, आप कबीला ही समझते हैं, कबीला ही समझिए। ठीक है, कबीला। अब कबीले में क्या होता है? तो एक सरदार होता है। सरदार इसलिए हम मैं बोल रहा हूँ और आप समझ रहे हैं क्योंकि फिल्मों में हम लोगों ने यही देख रखा है। लेकिन वहां पर सरदार नहीं कहा जा रहा है, वहां पे कहलाया जा रहा है राजन। और राजन ही क्यों कहला रहा है? क्योंकि जो कबीले के लोग हैं वो क्या कहला रहे हैं? जन। जैसे हम लोग आज भी बोल देते हैं, हम एक जन है, दो जन है, चार जन है, पांच जन है, ऐसे बोल देते हैं, कई जने हैं। तो वो जन ही वो ये जन है। कबीले के जो लोग हैं वो जन कहला रहे हैं कि इस कबीले में कितने लोग हैं, इतने जन हैं। ठीक है। तो इतने जन हैं, ये जन शब्द ही है। इस जन का जो प्रमुख है वो कौन है? राजन, जिससे कि हम लोग कबीले का सरदार या कबीले का राजा कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आर्य हैं ये भारत में प्रवेश हुए तो 5 कबीले के तौर पे, 5 कबीला। कबीला मैं लिख रहा हूं, लेकिन ओरिजिनल वर्ड कबायला, कबायली जीवन कहलाता है। तो इनका कबीला 5 था, इसीलिए इनको पंचजन्य कहा गया। पंचजन्य।
इनको पंचजन्य भी कहा गया। किनको? आर्यों को। ठीक है, पंचजन्य। ऋग्वैदिक आर्य पंचजन्य भी कहलाए, पॉइंट ये है। ठीक है, अब पंचजन्य में 5 कबीला नाम आपको याद नहीं रखना है। पूर्व यदु अनुद्रुह तुर्वसु, हालांकि आपको नाम याद नहीं रखना है, मैं फिर से बोल देता हूं, नहीं रखना है पूर्व यदु अनुद्रुह तुर्वसु। लेकिन हाँ, पंचजन्य क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि ये 5 कबीले के रूप में भारत में प्रवेश करते हैं, या इतिहास में जो मिलता है वो हमको यही विवरण मिलता है, इसीलिए इनको पंचजन्य भी कहलाए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इनका है कबीला। कबीला चलते चलते जब भारतीय क्षेत्रों में आया तो वहाँ पर आपको पता है, सप्त सिंधु क्षेत्र जो कहा जा रहा है, वहाँ पहले सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता के नाम से आप देख रहे हैं। और वो लोग कृषि से परिचित थे, तो कृषि से परिचित थे तो धीरे धीरे ये लोग भी यहाँ धीरे धीरे कृषि से परिचित होते चले गए। कृषि से जब परिचित होते चले गए, जो तो कोई भी कृषि से जब परिचित होगा तो जीवन में स्थायित्व होगा। कैसे स्थायित्व होगा? मान लीजिए इस खेत में आपने बिया आज डाल दिया है, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप इसको छोड़ के चले जाओगे, बिया कोई और काटे फसल आकर के, नहीं, आपको यहाँ रुकना ही पड़ेगा। तो खेत के आसपास ही कहीं घर भी बना लिया, घर से धीरे धीरे फिर वो समाज का विस्तार भी होने लगा। ठीक है, तो यहाँ आए थे तो कबीले के तौर पर आए थे। फिर कबीले में क्या था? तो एक राजन था। ठीक है, और राजन का ही जो निर्णय है वो सर्वश्रेष्ठ था, और राजन पूरे निर्णय लेता था। और राजन का काम मेनली क्या था कि जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो रास्तों का बताना, रास्तों में लीड करना, आगे चलना, और अपने युद्ध के लिए के समय नेतृत्व प्रदान करना, यही काम था राजन का। ठीक है, अच्छा, कबीले में जब जैसे से ये कृषि जानते गए तो जो राजन का पद है धीरे धीरे जो अनुवांशिक हो गया। पहले अनुवांशिक नहीं था, बाद में अनुवांशिक हो गया। जब धीरे धीरे यहाँ पर स्थायित्व हुआ तो ये अनुवांशिक होते चले गए। पहले क्या था? देखिए, आप आमतौर पर जब फिल्में देखते हैं, पुरानी देखी ही होंगी, इसलिए फिल्मों की बात मैं इसलिए कर देता हूँ क्योंकि फिल्मों की बात आपको याद रहती है। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए कई बार सरदार का विरोध भी हो जाता है। सरदार का विरोध इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई बड़ा छोटा नहीं है, वहाँ पर सरदार की हैसियत मॉनिटर की तरह है। तो ठीक है, तुम हमें पानी पीने नहीं जाने दे रहे हो, कोई बात नहीं, अपने आप चले जाएंगे, मैडम से शिकायत करोगे तो देखा जाएगा। तो यहाँ पर भी यही हाल है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ सब बराबर है, और बराबर में जो पहला है वो राजन है। ठीक है, तो यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं बनने की प्रवृत्ति नहीं थी। राजा का बेटा ही राजा बनेगा या राजन का बेटा ही राजन बनेगा, ऐसी प्रवृत्ति नहीं थी। ये बाद में आई, अनुवांशिक पद बाद में हुआ। ठीक है, और जब राजा के बेटे को राजा बनाने की प्रवृत्ति शुरू हुई, मतलब अनुवांशिक जब पद हुआ, तो बाकी लोगों की सहमति के लिए राज्याभिषेक शुरू किया गया। राज्याभिषेक की बाकी लोगों की सहमति, एक पार्टी रखेंगे, उस पार्टी में सब लोग आएंगे, और जब जो लोग नहीं आएगा तो मान लेंगे कि वो सहमत नहीं है। अगर सब लोग आते हैं, खाना पीता खाते हैं, दावत उड़ाते हैं, तो मान लिया जाएगा कि सहमति है। ठीक है, तो राज्याभिषेक की परंपरा बाद में प्रारंभ हुई। ठीक है, अच्छा, मैंने आपसे कहा राजा का पद अनुवांशिक नहीं था, बाद में अनुवांशिक हुआ। अब राजा का पद जब अनुवांशिक हो गया, अनुवांशिक क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर स्थायित्व आ रहा है जीवन में धीरे धीरे। तो यहाँ पर राजा पर नियंत्रण रखने के लिए 2 बॉडी थी, एक सभा कहला रही है, एक समिति कहला रही है। 2 बॉडी थी जो राजा पर नियंत्रण रखती है। सभा का जिक्र 8 बार हुआ है और समिति का जिक्र 9 बार हुआ है। ये पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, और वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में राजा को क्या कहते थे, तो ध्यान रखिएगा, राजन कहते थे। ठीक है, हालांकि मैं कहानी के रूप में बता रहा हूँ, लेकिन आपको पॉइंट के रूप में लिखना है, तो चीज़ों को अगर ठीक से समझेंगे सुनेंगे तो लिख पाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे राजा का पद जो अनुवांशिक होता चला गया। सभा और समिति तक बात आ गई। एक और संस्था आपको मिलती है, विदत। विदत, इसका जिक्र ऋग्वेद में 122 बार हुआ है, विदत। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, बलि का। बलि मैं बता देता हूँ, बलि, तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले। ठीक, ये तो पत्थर की लकीर हो गई, मिट ही नहीं रही है।
हट जाओ। हाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है बलि। बलि क्या है? आज की डेट में हम लोग बलि का अर्थ कुछ और निकालते हैं कि बकरा है उसका गर्दन काट दिया बलि। नहीं, उस समय क्या था? ये कर था, टैक्स। ऐसा टैक्स जो पब्लिक स्वयं अपने मन से राजा को देती थी, अपने मन से। वहाँ पे कोई ऐसी बॉडी नहीं थी जो कहती थी कि भाई 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स भर दीजिए। ऐसी कोई बॉडी नहीं थी। वो क्या था? वो सब अपने मन से, अगर किसी का गेहूं बहुत अच्छा हुआ है तो वो अपने मन से गेहूं का अपने हिस्सा अपने दे आते थे। वहाँ परसेंटेज भी नहीं था कि 5% देना है कि 10% देना, नहीं, जितना मेरा मन कर रहा उतना हम दे के आ रहे हैं। किसी के यहाँ टमाटर अच्छे हैं, किसी के यहाँ भिंडी अच्छी है, किसी के यहाँ तरोई अच्छी है, किसी के यहाँ फूल अच्छा है, किसी के यहाँ फल अच्छा है, तो वो पहुँचा रहा है। ठीक है, वो बलि है। बलि कुछ और नहीं है। तो बलि आपके लिए वनडे एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म, याद रखिएगा। ठीक है, राजनीतिक जीवन में यहाँ पर कुछ स्पष्ट को याद रखिएगा। स्पष्ट, स्पष्ट क्या था? ये उस समय के गुप्तचरों को कहते थे। गुप्तचर जो होते हैं, मतलब इनका इंटेलिजेंस ब्यूरो जो था वो स्पष्ट कहला रहा है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे, हालांकि मैंने बताया है लेकिन अब मुझे नहीं लगता आप लोग ध्यान देते हैं इतना। यहाँ पर जो राजा है वो राजा भूमि का नहीं है। मतलब यहाँ पर सीमा का सीमांकन नहीं है कि ये राज्य मेरा है, ये राज्य तेरा है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी कृषि तो लोग परिचित हो गए हैं, लेकिन कृषि का स्तर ऐसा नहीं है कि अभी भूमि की अहमियत हो। अभी काहे की अहमियत है? अभी जो राजा है वो भूमि का नहीं है, उसका महत्व अभी भूमि का नहीं है। अभी किसका है? जन का है, जन का। मतलब हम लोग ऐसा समझिए, जिसका कबीला जितना बड़ा है वो अपने आप को बड़ा मान रहा है। ऐसा नहीं है कि जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, हमारे पास ज़मीन ज़्यादा है, वो अपने आप को बड़ा समझे। ज़मीन की अभी वो वैल्यू नहीं है। वो वैल्यू आएगी उत्तर वैदिक काल में, जब कृषि से हमें अधिशेष उत्पादन प्राप्त होगा, सरप्लस प्रोडक्शन प्राप्त होगा, तब वो भूमि की वैल्यू आएगी। अभी भूमि की उतनी वैल्यू नहीं है। अभी किसकी वैल्यू है? जन की। मतलब जिसका गिरोह सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा राजा है, सबसे बड़ा राजन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऋग्वैदिक काल में जो राजा है वो जनों का राजा है, ना कि भूमि का राजा है। ठीक है, यहाँ पर राजा के लिए जो सबसे मददगार लोग हैं कौन कौन है? सेनानी, पुरोहित और ग्रामणी। ग्रामणी जो ग्राम का प्रमुख है, ग्रामणी, ये मेन लोग हैं राजा के स्टाफ में, यही मेन लोग हैं। और युद्ध जब होता है तो युद्ध में नेतृत्व सेनानी भाई सेनापति के रोल में रहता है। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ स्थायी सेना नहीं है, स्थायी सेना नहीं होती थी भाई। जब टैक्स ही निश्चित नहीं है तो कैसे स्थायी सेना रखी जाएगी? जाहिर सी बात है, जब राजा को ये भी नहीं पता हम इस बार कितनी सैलरी मिलेगी हमको खुद, तो सैलरी देने वालों को कैसे रख लेगा कि जिसको सैलरी दिया जा सके? तो स्थायी सेना का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, कबीले में सब मिलजुल कर लड़ाई लड़ते हैं, वहाँ स्थायी सेना का कोई मतलब भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है दासराग्य युद्ध। दासराग्य युद्ध, ये बहुत पूछा जाता है आपसे, क्या है? सबसे पहले तो ये 10 राजाओं का युद्ध है। 10 राजाओं का युद्ध, जिसमें एक तरफ भरत है, एक पार्टी भरत है, भरतवंशी सुदास, भरतवंशी सुदास, और दूसरी पार्टी में 10 राजा हैं। 5 आर्य हैं, वही पुरु, यदु, अनु, दुरु, तुरसु, और 5 अनार्य हैं। 5 आर्य हैं और 5 अनार्य। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको नाम याद नहीं रखने हैं कि आर्य कौन से हैं, अनार्य कौन से हैं। नाम जरूरत नहीं है, जो याद रखना है वो यही कि दशराग्य का युद्ध कैसे है पहले पूरा देख लीजिए, अभी मैं बता दूंगा इसमें इंपॉर्टेंट और क्या क्या है। देखिए, तो एक तरफ भरतवंश सुदास हैं, दूसरी तरफ 5 आर्य और 5 अनार्य हैं।
पूछा यह जाता है किस नदी के तट पर हुआ, तो आप कहेंगे परुष्णी नदी के तट पर हुआ। परुष्णी किस नदी का नाम है, तो रावी नदी का नाम है। ये मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं। अच्छा, कारण क्या था, परुष्णी नदी तट पर, पूरा लिख दूं तट पर। कारण क्या था, कारण यह था कि भाई सुदास साहब जो थे उन्होंने क्या कहा, जो विश्वामित्र हैं, जो कि उनके पुरोहित थे सुदास के, ठीक है। तो सुदास ने क्या कहा किया कि विश्वामित्र को अपने उनके यहाँ जो पुरोहित थे इनको हटा करके वशिष्ठ को पुरोहित बनाया। वशिष्ठ को पुरोहित बनाया किसने, सुदास ने। तो विश्वामित्र भाई नाराज हुए और उन्होंने 5 आर्य 5 अनार्यों की सेना इकट्ठा की और आक्रमण कर दिया सुदास पर। ये कहां पर हुआ, तो परुष्णी नदी के तट पर हुआ। इसी को दासराग युद्ध कहा जाता है, ठीक है। आगे जो आपको और ध्यान रखना है कि जीत किसकी हुई, तो उसमें सुदास की जीत हुई। अब 5 आर्य का नाम याद नहीं रखना है, मैंने आपको पहले ही कह दिया, और अनार्य का भी नाम याद नहीं रखना है, ठीक है। अब कोई अपने मन से याद करना चाहता है तो कर ले, वो बात अलग है, लेकिन जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अनिल, पक्त, भलानस, विषाण, शिवी, ये 5 अनार्य हैं, जरूरत नहीं है लेकिन याद रखने की, ठीक है, गैर जरूरी है एकदम। हाँ, ये किस नदी के तट पर है, सबसे ज़्यादा याद रखने की जरूरत है। और इसका विवरण कहाँ मिलता है, तो इसका विवरण मिलता है ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। मंडल कितने हैं, कमेंट बॉक्स में जरा सा बताइएगा, ऋग्वेद के कितने मंडल हैं, कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो ये दसराग युद्ध यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको राजनीतिक जीवन से जो आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें निकल के आई, एक तो राजन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ऋग्वैदिक राजा को क्या कहते थे, तो राजन, ठीक है। फिर बलि आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर। दसराग युद्ध इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। राजन, बलि, स्पष्ट मतलब गुप्तचर को क्या कहते हैं वो ध्यान रखना है आपको। अच्छा, सभा और समिति की संख्या कितनी बार चर्चा हुई है, सभा, समिति, विदत, ठीक है, कितनी बार चर्चा हुई है वो। ये सब चीजें आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान देनी चाहिए। अब चलते हैं हम लोग समाज देखेंगे, इनका समाज कैसा है, ठीक है। लेकिन पहले थोड़ा सा मैं साफ सफाई प्रोग्राम कर लूं बोर्ड पर, ठीक है। साफ सफाई प्रोग्राम बहुत जरूरी है। 1 मिनट थोड़ा समय देंगे आप। थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता है, बस हो गया। चलिए, अब समाज, ऋग्वैदिक समाज की तरफ चलते हैं। ऋग्वैदिक समाज कैसा था, देखिए, समाज की जो मूल इकाई है, मतलब सबसे छोटी इकाई, राजनीति में सबसे छोटी इकाई क्या बताई थी आपको, गांव बताई थी। हाँ, यहाँ पर क्या है सबसे छोटी इकाई, तो यहाँ पर परिवार, कुल, यानी कुल। कुल का प्रमुख कौन है, कुलपा, जो मुखिया है वो कुलपा कहलाता है। समाज कैसा है, तो पितृसत्तात्मक, हालांकि पितृसत्तात्मक मातृसत्तात्मक मैं बता चुका हूं आपको, लेकिन ऐसा समझ जाइए यहाँ बच्चे को पापा के नाम से जाना जा रहा है। और यहाँ पर संयुक्त परिवार भी पाया जाता है, संयुक्त परिवार, ऐसा न्यूक्लियर फैमिली नहीं, ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है। अच्छा, मेन चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म है वो ये कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये वर्ण व्यवस्था की बात की गई है। वर्ण व्यवस्था मतलब यहां पर कहा गया कि एक विराट पुरुष है जिसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ऐसा कहां पर दिया है, 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। कहां पर दिया गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में, आप कहेंगे 10वें मंडल में, ठीक है।
मुझे पता है ये काफ़ी कठिन है, लेकिन मैं आपको समझा चुका हूँ मैं डीप में क्यों पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि ये एग्ज़ाम एक स्तर पे नहीं होंगे, ये एग्ज़ाम 7 8 9 10 बार में होंगे। 25 से 30 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, एक सबका पेपर एक साथ नहीं होगा, तो बहुत सारे सेट बनेंगे, तो नए नए प्रश्न कहाँ से लाए जाएंगे? नए नए प्रश्न नहीं लाए जा सकते ना। तो इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा, मैं इसको क्यों बता रहा हूँ। तो आपसे ये कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था कहाँ पर दी गई है, तो 10वें मंडल में। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है, मतलब किस बेस पे बंटवारा हुआ, तो कर्म के आधार पर। आधार क्या है? कर्म। कि जैसा, ऐसा नहीं है जैसा कर्म करोगे वैसा बनोगे, ऐसा नहीं है कि शूद्र के जन्म में जो, शूद्र के घर में जो जन्म लिया वो अब शूद्र कहलाएगा, नहीं। अगर शूद्र के जन्म घर में भी कोई जन्म लिया है, अगर वो युद्ध कला में निपुण है, तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। मतलब ऋग्वैदिक काल में एक ही घर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। जैसे कि आज भी वही हाल है। आज भी देखिए, कोई घर में ऐसा है जो ब्राह्मणी व्यक्ति है, पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान है, धर्म कर्म में ज़्यादा ध्यान है। कोई ऐसा है जिसको आप देखिए शस्त्र में ज़्यादा ध्यान है, सेना में जाने का बहुत मन है, बहुत सारे गन के विषय में जानता है, और कौन सा हेलीकॉप्टर किस देश से लिया गया, उसकी क्या खासियत है। घर में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। कोई घर में है जो कि शॉप चला रहा है, कोई साड़ी की दुकान है, दवा की दुकान है, या कैसी भी हलवाई की दुकान है, चला रहा है, ऐसे भी लोग हैं। तो आज भी जिससे एक घर में बहुत सारे कर्म करने वाले लोग हैं, उस समय भी यही हाल था। ठीक है। हाँ, यहाँ पर आइए। स्त्रियों, जो यहाँ पर स्त्रियां हैं, ये जो मैंने अभी बताया आपको, सभा समिति में भाग लेती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि स्त्रियां घर पे ही रहें, पर्दा करें, ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह या बहुपति विवाह, मतलब एक औरत के एक से अधिक पति, और नियोग प्रथा, ये सब प्रचलन में था। ठीक है। और लड़की चाहे तो आजीवन अविवाहित रह सकती थी, जिसको कि अमाजू कहा जाता था, अमाजू। ठीक है। तो यहाँ पर स्त्रियों को पर्याप्त रूप से अधिकार प्राप्त हैं। वो दोबारा शादी कर सकती है, विधवा होने के बाद दोबारा शादी कर सकती है, एक से अधिक शादी कर सकती है, और नियोग प्रथा भी प्रचलन में था। अविवाहित भी रह सकती है, अमाजू कहलाती है। ठीक है। एक बात और यहाँ पर जो चीज़ें ध्यान देनी है, ये सब प्रश्न के रूप में आपके सामने आ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिए। दहेज का स्वरूप नहीं था, दहेज नहीं था। ठीक है। पर्दा प्रथा नहीं थी, और सती प्रथा भी नहीं थी। ये सब प्रथाएं नहीं थी। ठीक है। दहेज भी नहीं था, पर्दा भी नहीं था, सती भी नहीं था। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा जो और चीज़ें विशिष्ट हैं यहाँ पर, वो ये कि यहाँ पर अंतर्वर्णीय विवाह होते थे। अंतर्वर्णीय मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण हुए। तो ऐसा हो, जब ये एक ही, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा, ये एक ही परिवार में हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है सभी परिवार लगभग ऐसे ही होंगे, तो अंतर्वर्णीय विवाह होते ही थे। वहाँ पर ये समस्या नहीं थी कि ब्राह्मण ब्राह्मण से विवाह करेगा, क्षत्रिय से विवाह करेगा, ऐसी कोई मान्यता है ही नहीं। जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये विभाजन कर्म के आधार पर है, तो आपके घर में भी कोई क्षत्रिय टाइप होगा, कोई वैश्य टाइप होगा, और जो आप जब दूसरे घर जाते हैं तो भले आप क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं और वैश्य का काम करते हैं, या भले वैश्य का कुल में जन्म लिए हैं और ब्राह्मण का काम करते हैं, या क्षत्रिय का काम करते हैं, लेकिन आप अपने वैश्य में ही जाके शादी करते हैं। आज की तो यही चल रहा है। लेकिन उस समय स्थिति ये थी कि ये एक ही घर में हर तरीके के लोग हैं, और दूसरा घर भी ऐसा ही होता था। भाई समाज में तो सब ऐसे ही होंगे, तो यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं था। अतः अंतर्वर्णीय विवाह यहाँ पर होता था। ठीक है। समाज में दास प्रथा विद्यमान थी, मतलब दास प्रथा थी, ये थी, अंतर्वर्णीय विवाह होते थे। ठीक है। और पुरोहितों को दानवान में दिया जाता था। अच्छा, ये लोग शाकाहारी तो होते थे, और लेकिन विशेष अवसरों पर मांसाहार भी करते थे। मतलब कोई रोक टोक नहीं था कि मांसाहार नहीं, मांस नहीं खाओ, इस टाइप का रोक टोक नहीं था। और सोमरस भी इनको प्रीत है, सोमरस से भी
ये परिचित थे, इनको सोमरस प्रिय था। ठीक है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को ही समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को ही समर्पित है। मैं यहाँ पर आपको लिखने को नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा कुछ हो जाएगा, आप भी कहेंगे सर सब कुछ तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता एग्ज़ाम में क्या आएगा, और इसीलिए एक बेहतर तैयारी ही करेंगे तो बेहतर रहेगा। ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा समाज हो गया कि स्त्री की क्या स्थिति है और समाज की क्या स्थिति है, दास प्रथा की क्या स्थिति है, यही देखा जाता है समाज में। ठीक है। आगे अब हम लोग देखेंगे आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन मतलब इनका अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये लोग शुरुआत में कबीला टाइप थे। कबीला, तो शुरुआत में ये आए होंगे तो क्या करते होंगे, पशुपालन। और पशुपालन कृषि तुरंत तो सीख नहीं गए होंगे भाई, कृषि कोई ऐसा काम तो है नहीं कि हफ्ता 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने, 1 साल में आप सीख जाओगे। कृषि कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं। आप में से जो भी लोग भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से होंगे इस बात को समझते होंगे, सबसे टेढ़ा काम तो कृषि है, समझ में नहीं आती है, तेली कैसे सीख लोगे। तो ऐसा तो है नहीं कि इन लोग घर आए होंगे कबीले वाले और तुरंत कृषि सीख लिए होंगे। तो पशुपालन भी करते रहे होंगे, वे धीरे धीरे इन्होंने बाद में कृषि सीख ली होगी। ठीक है। तो लेकिन मेन काम इनका क्या था, पशुपालन। ठीक। और पशुपालन में सबसे ज़्यादा महत्व किसका है, तो गाय का इनके लिए है। ठीक है। गाय को जो संपत्ति भी मानते हैं, गाय के महत्व के कारण। महत्व कैसा भाई, देखो महत्व कैसा। गाय पर जब आप निबंध लिखते हो तो उसके महत्व को पर्याप्त रूप से समझते होगे, उसमें महत्व बताने की कोई आवश्यकता तो खास है नहीं। गाय का महत्व ही महत्व है। ठीक है। मतलब जब गाय का गोबर भी ईंधन के काम आ जा रहा है तो अब महत्व बताने की क्या आवश्यकता है। ठीक है। तो गाय के महत्व के कारण उसको संपत्ति भी माना गया। ठीक है। गाय का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो 176 बार हुआ है। गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या, आपसे ये पूछा जा सकता है कि अघन्या किसे कहा गया, तो अघन्या का मतलब गाय। अघन्या का मतलब इसको मारा नहीं जा सकता है, अघन्या। ठीक है। अघन्या मतलब गाय की हत्या नहीं की जा सकती, गाय को मारा नहीं जा सकता है, इसीलिए इसको अघन्या कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन गाय के अलावा भी ये लोग घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, भेड़ है, ये सबको ये पालते थे। तो फिलहाल इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि वो और क्या पालते थे, लेकिन हाँ घोड़े का ध्यान रखिएगा, क्योंकि घोड़ा मैंने आपसे पहले भी कहा था सिंधु सभ्यता में 2 जगह से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से और सुरकोटडा से, लेकिन फिर भी सिंधु सभ्यता में घोड़े का अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। उसका कारण यही है कि घोड़े को भारत में लाने का श्रेय किसको है, आर्यों को है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि घोड़े से भी ये लोग परिचित थे, आर्य घोड़े लेकर के आए भारत में। ठीक है। अच्छा, ऋग्वैदिक लोग जो है वो कृषि को से परिचित हुए बाद में। और चौथा मंडल जो ऋग्वेद का है, 4th मंडल ऋग्वेद का कृषि को समर्पित है। कृषि की ही काफ़ी चर्चा हुई है। और यहाँ पर सिक्के तो होते नहीं थे, तो वस्तु विनिमय से लेन देन होता था। मैंने आपको कल बताया था, वस्तु विनिमय मतलब गेहूँ, मसूर, सरसों ले आओ और आइसक्रीम खा लो, वो वाला ये है। ठीक है। अच्छा, भूमि का अभी महत्व नहीं था, मैं थोड़ी देर पहले आपसे कहा। तो भूमि पर जो स्वामित्व था, भूमि पर स्वामित्व वो निजी नहीं था, मतलब किसी रामलाल, सोनू का और मोनू या टिंकू का नहीं था, बल्कि वो सबकी थी, समस्त जन की थी। जो पुरु है, यदु है, दुरु है, तुरुवसु है, ये जो 5 लोग हैं उसके नाम से ये भूमि होती थी। भूमि किसी एक की नहीं होती थी, किसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री नहीं होती थी, ऐसे समझिए। ऋग्वेद में लोहे का जिक्र नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये मैंने आपको कल भी क्लियर किया था। लोहे का जो जिक्र है वो आप उत्तर वैदिक काल में आपको मिलेगा, क्योंकि लोहे का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य अतरंजी खेड़ा से 1000 ईस्वी के आसपास मिला है। अतरंजी खेड़ा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो ये मैंने आपको कल बताया है, वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। और ऋग्वेद में चांदी का उल्लेख भी नहीं मिलता है। ऋग्वेद में
चांदी का भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो कह सकते हैं उस चांदी से भी परिचित नहीं थे, उल्लेख नहीं मिलता है। हाँ, यहाँ पर जो तांबा है, कांसा है, इससे ये लोग परिचित थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है यहाँ पर, ऋग्वैदिक जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीण टाइप है, और कृषि से कहीं ज़्यादा इनका निर्भरता जो है वो पशुपालन पर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग धार्मिक जीवन पर, और परीक्षा के लिहाज से धार्मिक जीवन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्यों, अभी समझ में आएगा क्यों। इनका धार्मिक जीवन, पहली बात तो जो कबायली लोग हैं, कबायली वही कबीला जो आप समझते हैं, कबायली लोग हैं, ये इनकी समस्या क्या हो सकती है, इसको सोचिए। समस्या ये हो सकती है, ये इनको एक जगह रहते नहीं हैं, ये तो खराब मौसम, बैड वेदर जो है इनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। और आदमी देवता किसको मानता है, जिस पे उसका बस नहीं चलता है, जिससे वो डरता है। एक सामान्य बात कर रहा हूँ, आपकी आस्था, मैं आस्था को कुछ नहीं कह रहा हूँ, आस्था तो निजी है, वो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर हम हर उस व्यक्ति को देवता स्वरूप मान लेते हैं जिस पर हमारा जोर नहीं चलता है। ठीक है, तो शुरुआत में ये जो कबीलाई लोग हैं, इन्होंने प्राकृतिक जो शक्तियां हैं उनको देवता मान करके उसकी पूजा की। ठीक है, इनके हिसाब से जो इंद्र हैं ये वर्षा के देवता हैं, और यही वो कारण है कि इंद्र का जिक्र सबसे ज़्यादा बार हुआ है, 250 बार। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता ही है वनडे एग्जाम में कि सबसे महत्वपूर्ण देवता ऋग्वैदिक आर्यों का कौन है, तो इंद्र है। ठीक है, इंद्र के अन्य नाम जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पुरंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। पुरंदर, पुर कहते हैं नगर को, तो पुर को तोड़ने वाला पुरंदर। जैसे आप बहुत सारे पुर लगा के हैं, जयपुर है, कानपुर है, इस तरीके से पुर कहते हैं वो नगर को, तो पुरंदर पुरों को तोड़ने वाला। पुरभिद, सोमापा सोम को पीने वाला सोमापा। वृत्तासुर हंता, इस टाइप के नाम भी हैं। तो इंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंद्र के जो अन्य नाम है वो भी आप याद रखिएगा। इंद्र के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण देवता है वो कौन है, अग्नि। अग्नि, अग्नि हो सकता है इसलिए भी देवता इन्होंने माना हो, कि हो सकता है, मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही हुआ है। हुआ ये होगा कि जंगली जानवर जो हैं, जो बड़े, एक कबायली जीवन है, कुछ तो ये पालते होंगे। इन पालतू जानवरों को शिकार करने के लिए कुछ जंगली जानवर भी होंगे, जैसे शेर टाइप, वो शायद आग से भगा लेते होंगे, तो अग्नि को उन्होंने मान लिया होगा। जो भी रहा हो, खैर अग्नि इंपॉर्टेंट है, और ऋग्वेद में 200 बार इनका जिक्र हुआ है। और इंपॉर्टेंट क्यों है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि को समर्पित है। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि को समर्पित है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। पहला मंत्र अग्नि को समर्पित है। ठीक है, अग्नि को अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश तीनों जगह का देवता माना जाता है। क्यों भाई, मान लीजिए ये यज्ञ कुंड है, इसमें आग जल रही है, और आप जो स्वाहा करके डालते हो ना, वो इसमें जाता है, और धुआं बन करके देखो बहुत ऊंचाई तक जाता है, आकाश तक जाता है। यही वो कारण है कि अग्नि को तीनों में शामिल किया जाता है, अंतरिक्ष में भी, पृथ्वी पे भी, और आकाश का भी देवता माना जाता है। ठीक है, इनको कैसा माना जाता है, वर्षा का देवता, वर्षा का देवता। ठीक है, और यही वो कारण है कि यहाँ पर जो ये व्यक्ति बैठ के हवन कर रहा है, और आसमान में जो देवता बैठे हैं, इनके बीच एक तार जुड़ रहा है। यही वो कारण है कि अग्नि को देवता और ईश्वर के बीच का मध्यस्थ माना जाता है। इनको मध्यस्थ देवता कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है, मतलब ऋग्वैदिक जो बात है उसकी हो रही बात यहाँ। ऐसा नहीं कि अब आप आज के समय में उसको सब जोड़ने लगेंगे, नहीं, जोड़ेंगे तो जोड़िएगा, लेकिन हमें उससे, मुझे उससे लेना देना नहीं है। अपने राय मत बताने लगिएगा।
वो मेरा पॉइंट है। ठीक है, कौन कौन हो गया? तो हमारे इंद्र हो गए और हमारे अग्नि हो गए। अच्छा, तीसरे हैं वरुण। वरुण, इनको जल का देवता माना गया है, जल का देवता। अब आप देखिए, आप कभी आपके घर में पूजा पाठ हुई हो तो देखिए संकल्प दिलाते हैं, हाथ में पहले थोड़ा सा जल देकर के क्या दिलाया था? संकल्प। कभी ध्यान दिया होगा तो उसमें सुनिएगा कभी किसका आह्वान किया जाता है। खैर, वरुण जो है वो जल का देवता है और इनको ऋतस्य गोपा कहा जाता है। ऋतस्य गोपा। ऋत क्या है? ऋत है प्राकृतिक संतुलन, मतलब मौसम का बदलना, ऋतुओं का एक समय पे ही बदलना, निश्चित समय पे ही, तो उसका ये मतलब प्रबंधन कर रहे हैं, इसलिए इनको ऋतस्य गोपा कहा गया है। और इनकी साम्यता ईरानी देवता, ईरानी देवता हैं, ईरानी कहें, पारसी कह लें, जो भी ईरानी देवता अहुर माजदा से की जाती है। अहुर माजदा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मरुत, मरुत मतलब आंधी का देवता। मारुति कार होती है ना, उसी से याद रखिएगा, कार की स्पीड ज्यादा रहती है तो वही आंधी को देवता मरुत। पूषण, पूषण ये पशुओं के देवता हैं, पशुओं के देवता। कहीं कहीं वनस्पति का देवता भी लिखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मालूम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सोम भी इंपॉर्टेंट है। सोम, सोम ये मंडल जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, नवा मंडल। हाँ, नवा मंडल, ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसका उल्लेख है। ये सोम देवता को समर्पित है। सोम मतलब जो इंद्र देवता पीते हैं वही सेम, उनको भी सेम, ये सोम को भी यहाँ पर देवता स्वरूप माना जा रहा है, और कोई बात यहाँ पर नहीं। तो पर्याप्त रूप से आपको इन देवताओं को याद कर लेना है। हाँ, अग्नि में एक टर्म और इम्पॉर्टेंट है जो अभी भी याद आई बात, याद कीजिए, मैंने आपको कल वो पढ़ाया था, भोगास्को अभिलेख। भोगास्को अभिलेख में मैंने आपको 4 देवताओं का नाम बताए थे, अगर आपको याद हो तो। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। ठीक है, तो इंद्र का जिक्र अभी आपने सुना, वरुण का जिक्र सुना, मित्र का आपको बता देता हूं। मित्र, उगते हुए सूर्य को मित्र कहा जाता है। उगते हुए मतलब शुरुआत के जो समय होता है ना, जब सूर्य में लाली तो होती है लेकिन रोशनी नहीं होती है। सूर्य में आप सुबह कभी उठेंगे तो देखेंगे सूर्य लाल दिखता तो है, लेकिन आपका शरीर अगर पीछे पलट के देखेंगे तो आपकी परछाई नहीं बन रही होगी। ठीक है, तो उगते हुए सूर्य को मित्र कहा जाता है। हाँ, नासत्य को अश्विन से सम्मिलित किया जाता है। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि अग्नि ऋग्वैदिक काल का बहुत महत्वपूर्ण देवता है, लेकिन इसका जिक्र आपको नहीं मिलता है भोगास्को अभिलेख में। आम बात यह है कि बहुत जो हमारे भोगास्को अभिलेख से देवता मिले हैं वो वैदिक देवताओं के समान ही हैं, लेकिन अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट होने के बाद भी भोगास्को में इसका जिक्र नहीं है। इसलिए यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस एक का उल्लेख भोगास्को अभिलेख में नहीं है, तो इंद्र, मित्र, नासत्य और अग्नि को आपको दे देगा, और वहाँ पर आपको अग्नि का चुनाव करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अग्नि का जिक्र भोगास्को में नहीं है। ठीक है, या तो आपको सीधे से याद हो भोगास्को में किसका विवरण है तो आप उत्तर टिक कर देंगे, लेकिन जब आप ये पढ़ लेते हैं कि अग्नि भी महत्वपूर्ण था, वहाँ फिर आपको कन्फ्यूजन होता है। आप ये जब पढ़ते हो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इंद्र का उल्लेख 250 बार है, अग्नि का 200 बार है, तो अब आपके मन में एक बात आ गई कि अग्नि भी महत्वपूर्ण देवता है, और एग्जाम में आ गया कि निम्नलिखित में से कौन भोगास्को में उल्लेखित नहीं है। वहाँ पर इंद्र, मित्र, नासत्य और अग्नि दे देगा तो आप नासत्य और अग्नि में कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने आपको इस बात को अंडरलाइन करके कहा है
कि यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है। यूप क्या होता है? यूप, यूप क्या होता है? यूप होता है यज्ञ स्तंभ, यूप। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज आप लोगों ने ऋग्वैदिक जो है राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन को देखा। यहाँ पर जो देवता हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासतौर से इंद्र, अग्नि, सोम, पूषण, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो मैं इंपॉर्टेंट कहता आया हूँ वो आप चेक कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपकी क्या स्थिति है वो ज़रूर साझा किया कीजिए कमेंट बॉक्स में। और सबसे बड़ी बात, अपना मूल्यांकन जरूर करिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़रूर टैली कीजिए कि क्या आप उसका उत्तर देने में सक्षम हैं या नहीं है, उसको ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। कल हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, कल हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, और कल हम लोग वैदिक संस्कृति को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कल हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, इसी तरीके से राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, इस तरीके से उसको कंप्लीट करेंगे। और लेकिन ये करेंगे हम लोग कल। इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ज़रूरी है थोड़ा सा ये और लोगों तक पहुँचे बात, जो गरीब हैं, वंचित हैं, जो नहीं सक्षम हैं कि कोचिंग कर सके, या कोचिंग करके थक चुके हैं, नहीं काम बन रहा है, बार बार कहाँ तक पैसा खर्च करें, ये सब भी चीज़ें होती हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।